अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। लाहौर का जलसा 13 तारीख को जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने करने का इरादा रखा है, वो पूरे ज़ोर शोर से उसकी तैयारियाँ जारी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी एक्टिव है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद बड़ी एक्टिव हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लोगों को मोबलाइज़ किया जा रहा है। इस हवाले से वो मुख्तलिफ जगहों पर खुतबात भी कर रही हैं। दूसरी जानिब PDM के जो रहनुमा हैं उनकी मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। उसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। स्टीयरिंग मीटिंग जो हुई कमेटी, उसका भी इजलास हुआ। उस मीटिंग के बाद जो है तय किया गया कि किस तरह जो है मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर स्टेप्स लिए जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो बज़िद है। हुकूमत का कहना यह है कि कोरोना जो है वो पूरे मुल्क के अंदर बहुत बढ़ गया है। दूसरी वेव का भी ख़तरनाक है। हर रोज़ कई अमवात हो रही हैं। कल गुजरता दिन जो है वो सेकंड वेव के अंदर हाईएस्ट डे था जिसके अंदर जो है वो अमवात पाकिस्तान के अंदर हुई। इस सारी सिचुएशन के अंदर PDM को अभी हुकूमत का कहना यह है कि नहीं करना चाहिए ये जलसा। बाकी इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मैं NRO के अलावा बाकी तमाम तर ऑप्शंस पे अपोजिशन के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ। इस हवाले से प्रोग्राम में आज की गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जलसा करना कितना नागुज़ीर है और इस जलसे करने से हुकूमत घर जाने में कितने दिन की दूरी बाकी रह जाएगी। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक की जाने पड़ती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो आबिद साहब। सर ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार है NRO के अलावा, और NRO यकीनन आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मांग रहे, तो बैठ के बात करने में क्या मुज़ायका है? देखें जी, इमरान खान खुद NRO ज़्यादा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये किस चीज के NRO की बात कर रहा है? कौन सी करप्शन 2.5 साल में, कौन से इसने पहाड़ तोड़ दिए करप्शन के? चोर डाकू तो करप्ट माफिया इसके इर्द गिर्द बैठा है। अभी करप्शन का हालिया स्कैंडल जो 122 अरब रुपए का ऑयल पे आया है, जो पावर प्लांट का। उसके अलावा चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, ओपन एंड शर्ट केसेस है। ये जो आपके सामने पिशावर BRT का अरबों रुपए का स्कैंडल आया है। तो ये चोर तो डाकू खुद है। ये फॉरेन फंडिंग केस किसका है? मेरा तो नहीं है। क्यों नहीं 7 सालों से इसका फैसला आ रहा? नवाज शरीफ साहब के फैसले में तो 3 महीने नहीं लगाते, आप फैसला दे देते हैं। तो ये चोर डाकू जिसकी करप्शन और माफिया का पैसा इसके अकाउंट्स में आया हुआ है, तो फॉरेन फंडिंग केस आखिर 7 सालों में फैसला क्यों नहीं डॉक्टर साहब हो रहा? किसने रोका हुआ है? तो ये अपनी नाहली, करप्शन, चोरी बचाने के लिए ये राह अगर आप रहा है कि मैं NRO नहीं। भाई किस चीज का NRO? 2.5 साल से जज अरशद मलिक के जरिए आप फैसला करवाते हैं, इस चीज पे NRO लेना है क्या हमने? जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए GIT बनाई गई, साकिब निसार का NRO लेकर इसकी बहन को 4 करोड़ रुपए का जुर्माना दे दिया, हम इससे NRO क्या लेंगे? NRO अच्छा, तो ये अब साहब अब जो होना था वो गया हो। 2-2.5 साल हुकूमत चलती रही, आप लोगों ने उनको टाइम दिया और वो एक अच्छा हैंडसम आपने टाइम दे दिया। अब आप लोग सड़कों पे हैं। अब इस सड़कों पे आने का यकीनन कोई फायदा होना चाहिए ना, तो अवाम जानने में इंटरेस्टेड है। डॉक्टर साहब मेरा तो सवाल एक आपसे है जी। जब नून लीग की हुकूमत आए तो जत्थे इस्लामाबाद में बिठा दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो जत्थे कभी ताहरुल कादरी की सूरत में आ जाते हैं, कभी फलान की सूरत में 1000 रुपया दे के आए तो जत्थे आ जाते हैं और हुकूमत के शुरू में आ जाते हैं। हमारी मर्तबा तो जत्थे दर जत्थे हर साल के बाद जत्थे आ जाते हैं। इनकी हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं जत्थे आते? अब ये देखें आबिद साहब, मेरा सवाल है आपसे, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान तरक्की नवाज शरीफ के दौर में करता तो जत्थे लाकर इस्लामाबाद में बिठा दिए जाते हैं। कभी ताहरुल कादरी बिठा दिया जाता है, कभी फलान जत्था बिठा दिया जाता है, कभी हमारे पर तौहीन रसालत के नाउज़ बिल्लाह हमारी आल औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कुर्बान। तो ये उस दीन को सामने लाके जत्थे बिठा के हमें ये हमारे पे फतवे ले आते हैं।
ये पाकिस्तान है? नवाज शरीफ तरक्की देखिए करे मेरी बात तो सुने जत्थे आ जाएं। आबिद साहब, जी अब बताएं। ये जो जितनी आप बात कर रहे हैं, इस बात का हल जंग तो नहीं है ना। इस बात का हल है कि आप देखिए जी, बैठ के इसका बात डॉक्टर करें, साहब हल यही है ये ना है, सर। इसका हल ये है कि फिल फॉर फ्री फेयर इलेक्शन हो और एक गैर जानबदाराना निज़ाम के नीचे इलेक्शन होने चाहिए। और जो भी हुकूमत आए किसी का अमल दखल नहीं हो, बिस्मिल्लाह तरक्की करे, हम सारे उसके साथ हैं। जिसको भी पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करते हैं हम उसके साथ हैं। तो ये कोई नहीं है कि हमारी मर्तबा तरक्की हो तो जत्थे बिठा दें, चाइनीज सदर आए तो जत्थे बिठा दें, और इनकी तरफ से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और इनको कोई पूछने वो वाला कहते हैं नहीं। मैशत ये का बेड़ा गर्क आपने किया है, 35 सालों से आप मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं। हुकूमत अच्छा के पास तो बड़ा मेरे भाई, बड़ा हमने बेड़ा गर्क आर्गुमेंट है सर डॉक्टर उनके सुन ले, पास। डॉक्टर सुन ले, हमने बेड़ा गर्क किया उस वक्त आटे की कीमत 25 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया उस वक्त चीनी की कीमत 40 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया डॉलर की कीमत उस वक्त 100 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तान में निज़ाम अच्छा हो गया। ये हमारे साथ ये देखे कि जब जब हम अगर गलत है, हमने सारा कुछ करना, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे कर गया? मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर बन गए, पावर प्लांट पाकिस्तान के अंदर लग गए। पाकिस्तान के 72 साल तारीख में इतनी बिजली पैदा नहीं की जितनी नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में कर दी। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ लिंक कर दिया। कासा 1000 जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है, 1000 मेगावाट हम ला के वहां पे ले आते हैं। खुंजराब तक सड़कें बन जाती हैं। पाकिस्तान में वाटर रिजर्वायर्स बन जाते हैं। तो ये तरक्की की है। तो आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया? इनका हम कहना पे जो कहते हैं, इनका हम पे कहना ये देखें, है, इनका कहना हम ये पे है कि हम देखें। ऐसे डैमेज्ड सिचुएशन में आए कि उस डैमेज को कंट्रोल करते करते भाईजान, ही डॉक्टर हमारा साहब, इतनी सुन मेहनत लें। हमारी सर्फ हो गई कि हम डॉक्टर परफॉर्म ही साहब नहीं कर सुन पाए। लें, डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में लोग कराची से लाहौर तक 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, जो पुराने पाकिस्तान में 24 घंटे में पहुंचा करते थे। नए नवाज शरीफ के पाकिस्तान से लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 3.25 घंटे में खत्म हो जाता है। पुराने पाकिस्तान में 8-9 घंटे में सफर नहीं खत्म। क्या रोड टू मार्केट्स बना दिए, किसानों को खुशहाल कर दिया। खाद नवाज शरीफ के दौर में सस्ती होती है। अब खाद की कीमत किसान से जाके पूछे कि क्या असर हो रहा है। चीनी के जो करप्शन की गई, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या नवाज शरीफ जिम्मेदार थे? हमारे दौर में डेंगी आया, डेंगी को ये हमें डेंगी बरादरान कहता था। जब डेंगी ये कोरोना से भी खतरनाक था। शहबाज शरीफ साहब ने ना पंजाब बंद किया, ना एक दुकान बंद की, ना लोगों का कारोबार बंद किया। उन्होंने मुकाबला किया, लोगों के घरों घरों जाके अपनी। लेकिन सर डेंगी आलमी वबा तो नहीं थी ना, डेंगी का तो ज्यादा असर भाईजान, पर था। पाकिस्तान में तो वबा थी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में डेंगी बहुत खतरनाक वबा थी। ये डेंगी बरादरान कहते थे। जब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी नींदें हराम की डेंगी पर काबू पाने के लिए। श्रीलंका से डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा जी कि हम 10 सालों में डेंगी पे काबू नहीं पा सके, आपने पंजाब में 1.5 साल में काबू पा लिए। ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं काम करने के तरीके। अच्छा, ये कौन सा है कि कोरोना इनके जलसे में कोरोना वजू करने चला अच्छा, जाता है। चलिए मुझे ये बताएं कि आप बाबा शेर अली साहब, आप बड़े सियासतदान सीनियर हैं और मंजी सियासत आपने की है। ये अब आप मुझे ज़रा समझाएं, नॉट एज मेंबर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक सियासतदान के तौर पे, कि अब ये जो आप जलसे कर रहे हैं और इस कोरोना के अंदर कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस कोरोना में जलसे करने कितने ज़रूरी हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इन जलसों के बाद आप क्या करेंगे, होगा क्या? लॉ ने या तो हरकत में आना है सर, देखिए मेरी या तो लॉ ने हरकत में आना, ठीक है, या फिर अवाम ने जो है वो कुछ ऐसा कर देना है कि वो अनहोनी हो जाएगी और सारी काया पलट जाएगी। तो आप प्रैक्टिकली बताएं सर। डॉक्टर साहब, बड़े अदब के साथ सर, हमारे जो पीडीएम के जलसे हुए हैं, खुदा ना खास्ता कितने लोगों को कोरोना हुआ सर? ये तो कहना स्टैटिस्टिक्स में ऐसे जलसे में गया था या नहीं गया था। मेरे डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले। कोरोना जलसों से नहीं, अमेरिका में कोरोना से लाखों लोग मरते हैं, वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए। वहां तो बड़ी एसओपीज फॉलो होते हैं ना सर, वहां तो गाड़ियों के अंदर बैठ के लोगों ने वोट डाला। फॉलो करते हैं, हम भी एसओपीज फॉलो करते हैं। आए ये बरतानिया में आ जाए, बंदे से बंदा कंधे से कंधा मिला के चलता है। यहाँ पे भी लोग मरते हैं, एसओपीज को फॉलो करते हैं, लोग मास्क पहनते हैं।
जलसों में भी जाते हैं, मास्क पहनते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? सर इससे पहले फर्स्ट वेव में आपके ही पार्टी के लोग कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो फर्स्ट वेव के अंदर लोग मारे और ये लॉकडाउन नहीं लगा रहे। अब वो कहते हैं कि आप घर पे बैठे तो आप जलसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किधर है वो वेंटिलेटर, किधर है वो हेल्थ का निजाम? अगर चले आप कहते हैं कि जी कोरोना की हुकूमत को परेशानी है, मेरी आपसे अर्ज है, कभी आप हुकूमती किसी भी वजीर को पूछें, जब आपको पता था सेकंड वेव पाकिस्तान में आनी है, तो क्यों नहीं प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए उसके, क्यों नहीं वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया? इनके पास तो टेस्ट करने के लेबोरेटरीज नहीं है यहाँ पे। लोग कई मर जाते हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन इनका डाटा गलत है। इतने नाहल लोग हैं, पेशावर में हॉस्पिटल में देख लें, ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, बंदे मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा न खास्ता ये इंसिडेंट शहबाज शरीफ के दौर में होता तो क्यामत आ जानी थी मीडिया के ऊपर। ऐसे लगना था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी है, ये वाकया शहबाज शरीफ के दौर में होता। अब कोई पूछने वाला नहीं। जब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में एक तारीख साज फैसला दिया है, जो 4 लुटेरे इन्होंने कैबिनेट में बैठाए हैं उनको भी निकाल दिया, उस पे किसी टीवी चैनल पे कोई खबर नहीं है मेरे भाई, कोई खबर नहीं है। ये कौन सा मार्शल का दौर है डॉक्टर साहब? बहरहाल मीडिया पे कदगन है। मीडिया आपको आबिद शरीफ साहब, आप समझते हैं मामलात सारों को, मीडिया वैसे पीडीएम के जलसों को बड़ी भरपूर कवरेज दे रहा है। हमारे चैनल ने भी भरपूर, हमने थ्रू आउट कवरेज दिया और दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर आप नहीं सुना सकते सर, वो तो अदालती बाइंडिंग है ना, अदालती बाइंडिंग है। अब अदालत ने कौन सा कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने सुनानी? कौन सी अदालत ने कहा कि साहबदार साहब पे इंटरव्यू पैमरा कौन है? पैमरा तो एक बॉडी है। पैमरा कौन है? जब मेरे भाई सुन रहे, ये वही पैमरा है जब पीटीवी पे हमला किया जाता है तो इमरान खान के 24 घंटे जलसे दिखाए जाते हैं। सरदर्द थी, तारुल कादरी पार्लियामेंट के सामने कब्रें खोदता है, उसके जलसे सुनाए जाते थे, उस वक्त पैमरा नहीं था। कौन सी आपने आईजी को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दी जाती थी, उस वक्त पैमरा नहीं था? कैसी बातें करते हैं आप? अच्छा, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कौन सी नई पैमरा पे? उस वक्त इमरान खान कौन सी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर वार नहीं करता था? इस तरह इतने तो मोदी ने वार नहीं किए जितने इमरान खान ने कर दिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर वार। उस वक्त पैमरा कहाँ था? ये बात ना करें आप। बिल्कुल ठीक है। आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बड़ा जरूरी है कि पीटीवी पे हमला करने, पार्लियामेंट पर चौड़ दौड़ो, अंपायर की उंगली का इंतजार करो, और ये जत्थे थे उस वक्त। हमारी तो कामयाबी यही थी, हमने इन जत्थों को भी संभाला और पाकिस्तान की तरक्की को भी नहीं रुकने दिया। चाइनीज प्रेसिडेंट जब आ रहे थे, इनको मैसेज भेजा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप 2 दिन के लिए धरना ना दें, चाइना के प्रेसिडेंट को आकर जाने दें, तो फिर आप धरना दे दें। नहीं रुके ये, तो ये दर्श हमें ना देंगे कि भी ये पाकिस्तान की 2.5 साल में। मेरा आपसे सवाल है कि इतने मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे सर ये आखिरी सवाल बड़ा जरूरी है। 70 साल की हिस्ट्री में मुझे इतने बड़े स्कैंडल बता दें। अभी इनका जो सर्कुलर डेट है 2000 अरब से ज्यादा ट्रिलियन में चला गया। मेरी बात याद रखें, 400-450 अरब पे पीएमएलएन छोड़ने के गई थी, 2000 अरब सर्कुलर डेट है। डॉक्टर साहब मेरी बात याद रखें, ये इनके गले में पड़ेगा। पीआईए का जो डेट है वो इनके गले में पड़ेगा। सर, आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अभी आपने अदालतों का जिक्र किया, अदालतें अब मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको पता ही है, पाकिस्तान में तलब कर रही हैं। सवाल मेरा 2 सवाल हैं मियां साहब से जुड़े। एक तो ये कि क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं, तो आप हमें ये बताइए कि उनकी अभी तबीयत कैसी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये, सर इसी में ऐड करने दें मुझे, दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं कि सिर्फ उनको अदालत तलब करिए, ज़ाहिर है वो तलब करिए तो उनको आना होगा, उसके अलावा उनके बहुत सारे यहाँ पे वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, जो मियाँ साहब की एक झलक देखने के लिए भी जो है वो बेताब होते जाते हैं। तो उनके लिए ही हमें बता दें कि मियाँ साहब का आने का इरादा कब तक है? देखिए जी, मियाँ साहब की ट्रीटमेंट हो रही है, वो दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। उनकी तो जिंदगी के अंदर ही 2 हादसे हुए, 3 हादसे उनकी जिंदगी के बहुत बड़े हादसे हैं डॉक्टर साहब। वो कौन सा शख्स होगा जब उनका वालिद फौत होते हैं, उनको सऊदी अरेबिया से नहीं आने दिया गया, उनकी वालदा फौत होती हैं, उनको नहीं आने दिया गया,
उनकी 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 अहलिया फौत होती हैं तो वो जेल में कैदोपन की अपनी बेटी के साथ सोबतें काट रहे थे। अब ये इतनी कुर्बानियां देने के बाद और जज अरशद मलिक जो कहता है कि मेरे से प्रेशर में फैसला करवाया गया, मेरे पे बहुत प्रेशर था, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं था। तो ये इंसाफ आप अब ये छोड़ दें, ये आपको भी पता डॉक्टर साहब कि कितना इंसाफ चल रहा है। जज अरशद मलिक जैसे जज नहीं हमें चाहिए। जस्टिस सिद्दीकी साहब की आप खुदारा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, उन्होंने क्या फरमाया था। तो जब इस तरह के हालात हों तो इनके बावजूद इंशाअल्लाह ताला जो ही मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जिंदगी अता करे, जो ही डॉक्टर इंशाअल्लाह ताला उनको इजाजत देंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला फिलफौर आएंगे। केसों से घबराने वाला नहीं है नवाज शरीफ। उस वक्त जब फैसला हुआ था तो नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान तशरीफ लाए, उनको उस वक्त पैगाम भेजेंगे जी कि आप उधर हैं, आप कब से चक्कर लगा रहे हैं, आप कब आ रहे हैं पाकिस्तान, अपना भी बताइएगा। मैं थोड़ा सा मैं देखो जी, मेरे डॉक्टर साहब मेरे पे कोई केस है, मैं किसी अदालत को मतलूब हूँ, मेरे ऊपर कोई FIR है, मैंने कोई चीनी चोरी का स्कैंडल किया है, मैंने कोई आटा चोरी। हम तो वैसे पूछ रहे हैं साहब, आप कब आ रहे हैं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ आपका कब चक्कर लग रहा है, सियासत बड़ी मोबाइल। डॉक्टर साहब मैं तो आता जाता रहता हूँ, जब कहेंगे आ जाएंगे, जब आप खाने पे अगला फिर खाने पे जरूर बुलाएंगे आपको। बाकी इंशाल्लाह आप आएंगे तो यहाँ पर एक प्रोग्राम भी करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है। मैं प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। मैम ये बताएं कि अपोजिशन PDM के बैनर तले 13 तारीख को जलसा करना अगर चाहती है तो आप उनको जलसा क्यों नहीं करने दे रहे? ये कोरोना का वो कहते हैं कि जी आपके ही जो है वो हमारे जलसों के अंदर आ जाए तो आपके जलसों के अंदर आता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को जलसा करने से क्यों रोक रही है, उसकी वजह सिर्फ कोरोना ही है। और कोरोना के बाद जब ये सिचुएशन इस तरफ आई है, इतनी सीरियस हुई है, तो अगर हमने कोई जलसा किया है तो वो आप मुझे बता दें। लेकिन जो रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी जैसे विद SOPs आपको पता है, हमने शादी हॉल्स, बिजनेस प्लेसेस, इन सब पे हमने अलाउ किया हुआ है, बट विद सर्टेन SOPs। जो SOPs को फॉलो नहीं करते अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वायलेशन, जो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज का ऑर्डिनेंस है, उसके तहत हम लोगों के ऊपर जुर्माने भी करते हैं, FIR भी करते हैं। और अगर किसी शादी हॉल में वायलेशन पे FIR होती है या वो सील होता है तो क्या वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? अगर किसी का शॉपिंग मॉल या कोई कारोबार बंद होता है इस एक्ट की वायलेशन पे, तो मुझे ये बता दे जो इंसदादे क्या इसका नाम है, कोविड के ऊपर जो हमने एक्ट पास किया है, तो फिर उसके तहत हमें किसी भी किस्म के जलसे, रैली और इस तरह के जो इंतशार फैलाओ, और ये तो टेररिज्म से भी बड़ी दहशतगर्दी है कि आप अपने मुल्क के अंदर कोरोना फैलाने के एक बाकायदा हिस्सेदार हैं, बल्कि अपने मासूम शहरी जो उस आपके मूवमेंट का या रैली का हिस्सा भी नहीं है, आप उनको भी कोविड के आगे एक्सपोज कर रहे हैं। और उन जैसे जब ये अगर 1000, 10,000, 20,000 बंदा इकट्ठा करके इनको सब अगर कोविड एक दूसरे से लेते और फिर अपनी सोसाइटी में जाके उसका आप सोचो कि जरा इमेजिन करो कि उसका क्वांटम क्या होगा, कितने बड़े लेवल पे ये लोग तबाही मचाने की तरफ जा रहे हैं। ऑपोजिशन ये कहती है कि आप असद उमर साहब की एग्जांपल देते हैं, फिरदौस आशिक अहवान साहिबा की एग्जांपल देते हैं और हुकूमती वज़रा की एग्जांपल देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये कॉर्नर मीटिंग्स या छोटा सा एड्रेस की बात करते हैं और वहाँ पे कई हज़ार का मजमा इकट्ठा हो जाता है। एक तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए कल, उन्होंने आके कहा कि जी आपने करतारपुर के अंदर बाबा गुरु नानक जो उनकी तकरीब थी 551वीं उनकी सालगिरह थी, उस पर आपने विदाउट एनी SOP आपने जो है वो लोगों को इकट्ठा होने दिया और इतने हज़ारों की तादाद में वहाँ पर यात्री आए, उसको तो आपने नहीं रोका। खाना काबा के अंदर जो है SOPs और
खाना काबा को जो इवैक्यूएट किया गया कि वहाँ पर ना हो उस तरह जिस तरह हर साल हाज या उम्रा होता है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट, आई टोटली डिसएग्री। देखिए, अगर आप ऑपोजिशन के मौक़िफ़ पे या वो ये कहते हैं तो उस पे जाएंगे, तो फिर ऑपोजिशन से ये जरूर पूछिएगा कि जब फर्स्ट वेव आई थी और जब इस लेवल का इन्फेक्शन नहीं था, अभी आपको पता है कि इट्स मोर लीथल, म्यूटेट करने की वजह से मोर्टेलिटी रेट भी हाई है, इन्फेक्शन रेट भी हाई है। और अब ये यूथ और स्पेशली यंग एज में, टीन एज में ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हिट कर रहा है। और उसमें जो मतलब 3 से 4 दिन के अंदर एक्सपायरीज जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये वो अपोजिशन है जो फर्स्ट वेव आई थी, जबकि सिचुएशन आज जो है ये नहीं थी, तो ये हाथ जोड़ के रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमें निशाना बनाते थे अपनी तनकीद का, और ये कहते थे कि अगर कोविड की वजह से कोई एक जान भी जाएगी तो इसका मुकदमा प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम पे होगा। तो फिर मुझे ये बताएंगे जिन हलाकतों के ये जिम्मेदार है, अगर आप अभी रेशो देखो कि इनके पेशावर के जलसे के बाद और अभी मुल्तान के जलसे के बाद भी, क्योंकि आफ्टर 1 वीक उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो सिचुएशन इन दोनों शहरों की आप खुद चेक कर लो कि पहले जब ये बिफोर जलसा एंड आफ्टर जलसा जो इन्फेक्शन रेट है उसका कंपैरिजन करो तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात, हम जो ऑपोजिशन है उनके इन भोंडी किस्म की हरकतों के आगे इसलिए जवाबदेह नहीं है क्योंकि इनकी सारी गुफ्तगू इलॉजिकल है। ये हाथ जोड़ के लॉकडाउन की बातें करते थे, ये कहते थे हम भूख से कोई भी नहीं मरता, हम मर गए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप लॉकडाउन या कर्फ्यू क्यों नहीं लगाते? और आज जबकि उसकी अशद जरूरत है, आपके डॉक्टर्स, आपके जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज के एक्सपर्ट्स हैं, एनसीओसी में तो ज्यादातर तादाद एक्सपर्ट लोगों की है, तो वो क्या कह रहे हैं? फिर ये देखें, ये अगर आज से 2 महीने या महीना या 20 दिन पहले की सिचुएशन को हमारे साथ कंपैरिजन करेंगे तो इनसे ये भी कोई बात नहीं। मरियम साहिबा कल ये भी कह दे कि इमरान खान ने क्यों जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, तो इनको कोई बताए कि हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हम इंसदादे कोरोना का जो एक्ट है जो तमाम शहरियों के ऊपर वायलेशन करने पे लागू होता है, और पूरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स का प्रचार है वहां पे भी ये कानून इजाजत देता है, और बेसिक राइट्स लोगों के उन्होंने मुअत्तल किए। अच्छा। इनसे ये पूछिएगा कि 30 लोगों पे मुश्तमिल शमीम साहिबा का जनाजा क्यों हुआ था, वहां पे ठाठे मारता हुआ समंदर इन्होंने क्यों इकट्ठे नहीं किया? ये लॉजिकल गुफ्तगू जरा इसाकदार साहब या इनके वालिद मोहतरम वहां भी करके दिखाते। फिर एक बात आखिरी में अर्ज करूं जी प्लीज। देखें, ये चाहते हैं, ये टकराव की सियासत चाहते हैं, मौलाना और मरियम लाशें गिराना चाहती है, तफादुम कराना चाहती है गवर्नमेंट के साथ अपने वर्कर्स का, ताकि इसकी जो ये मुर्दा पीडीएम की मूवमेंट है उसमें जान पड़े। ये तो हम करने वाले नहीं। हम बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जो इनके सियासी कारकुन है, ना हम उनको किसी किस्म की लाठीचार्ज करेंगे, ना हम उनके साथ तसादुम करेंगे, लेकिन हम इस्तेकाक रखते हैं, हमारे मुल्क का कानून, पंजाब का कानून हमें ये इजाजत देता है कि जो भी इसके ऑर्गेनाइजर, मुंतजमीन, फैसिलिटेटर होंगे, हम उनके खिलाफ ना सिर्फ FIR करेंगे बल्कि हम उनको गिरफ्तार भी करेंगे। जैसा कि आज इन्होंने बड़ा हॉट टॉपिक बनाया हुआ था डीजे भट्ट का, भाई क्यों ना करें? अगर एक आम शहरी वायलेशन करने पे उसकी रोजी रोटी, उसका कारोबार हम बंद करते हैं, फिर डीसी के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी का शादी हॉल वायलेशन पे बंद करे, वो किसी का कारोबार बंद करे, वो किसी को पकड़े कि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, वो किसी का शॉपिंग मॉल बंद करे कि सिर्फ सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया तो आप सील कर दिए गए हो। तो इसलिए इनकी जो इलॉजिकल सोच है, बेजवाब ये जो मूवमेंट है, इसका जवाब जिनका इनके पास खुद भी नहीं है कि ये क्यों निकले हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद थी। प्रोग्राम में भी वक्त है ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अब गुफ्तगू थोड़ी सी हम जो है वो कानूनी नुक्ते पर लेकर जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि पीडीएम बड़ा मोबलाइज है, वहाँ पे उनका क्राउड और लाहौर के अंदर बड़ा जलसा करने का इरादा रखते हैं। इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े जो है वो MPs के भी जो है वो हमने देखा कि आना शुरू हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर कानूनी ये उठता है कि जो इतने इस्तीफ़े इकट्ठे हो रहे हैं, फ़िलहाल तो ये इस्तीफ़े जमा करा रहे हैं अपने पार्टी कायदीन को,
इन कायदीन को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है पीडीएम ने कि इन्होंने तमाम तर इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान साहब को जमा कराने हैं। अब सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये इस्तीफे यकीनन स्पीकर जो कौमी असम्बली के उनको देने हैं। मौलाना साहब ख़ुद इस वक्त कोई सीट उनके पास है नहीं, इसलिए वो असम्बली का हिस्सा है नहीं। तो इरफान कादिर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। वेलकम टू द शो सर। आपसे सवाल सर ये है कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसा शख्स जो मेंबर कौमी असम्बली ना हो, क्या वो इन तमाम लोगों के इस्तीफे देने का मजाज है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि इन तमाम इस्तीफ़ों के आ जाने से हुकूमत टूटने का कितना खदशा है? हमें स्टैटिस्टिक्स थोड़े से बताइएगा सर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इस्तीफे दे रहे हैं किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को, तो ये एक ऐसी स्टेज है जो कि फाइनली तो उन्होंने स्पीकर साहब को देने हैं ना जी। अभी तो वो सिर्फ ये उनकी इंटरनल अरेंजमेंट है इस्तीफे देने की, लेकिन जब वो कलेक्टिवली सारे वो नंबर उनके पूरे हो जाएंगे तो फिर वो इस्तीफे जो है वो भेजे जाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, और वो जाएंगे स्पीकर साहब को। और उसके बाद वो जो रिक्वायरमेंट आप फरमा रहे हैं कि ये असेंबली में देने चाहिए या ये स्पीकर को देने चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट फिर पूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इरफान कादिर साहब कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऑपोजिशन कितनी सीटों से इस्तीफे दे, स्पीकर उनको एक्सेप्ट करें तो इमरान खान यानी कि जो भी हुकूमत है 172 अगर उनको सीटें चाहिए कौमी असम्बली के अंदर तो वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। हाँ, ये जो नो कॉन्फिडेंस का मामला है, अगर तो ये नो कॉन्फिडेंस इन्होंने मोशन उसका लेके आते हैं और फिर वो नो कॉन्फिडेंस अगर तो पास हो जाता है फिर तो मामला स्ट्रेट है, फिर तो वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। लेकिन अगर नंबर पूरे नहीं होते तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई और शख्स ऐसा नहीं मिलता जो कि कॉन्फिडेंस इंजॉय करता हो मेजॉरिटी का, तो उस सूरत में फिर सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली को आर्टिकल 58 के नीचे उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो उन हालात में पैदा हो सकती है। अच्छा, ये बताएं सर, अगर एक अंदाज़ा है, एक बाज़गश चल रही है, मुख्तलिफ थेरीज़ आ रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ ज़्यादा आ रही हैं कि अगर 150-160 के करीब इस्तीफ़े अपोजिशन की 11 जमातें जो हैं वो आपस में मिल के दे देती हैं, तब कितना ख़तरा है इमरान खान की गवर्नमेंट को? देखें, उसमें एक बड़ी चीज जो होगी वो ये होगी कि अगर इतने सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं तो आपके जो आने वाले सेनेट के इलेक्शंस हैं वो तो फिर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो तो वो के प्रोविंशियल असेंबलीज, तो ये आप सिर्फ नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं या प्रोविंशियल असेंबलीज के इस्तीफे भी आ रहे हैं? नेशनल की। हाँ, अब ये अब जरा थोड़ी सी देखने वाली चीज है, क्योंकि जो जहां तक ताल्लुक है वो सेनेट का, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जनरल सीट्स, और एक खातून की और एक टेक्नोक्रेट की, जो कि वो फेडरल कैपिटल से जिनको के इलेक्ट कराना है, तो वहां पे जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रोविंशियल असेंबली शायद नहीं होगा। तो लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबलीज तो आप कह रहे हैं कि डिसॉल्व नहीं हो रही ना जी, यानी प्रोविंशियल असेंबली से तो इस्तीफे नहीं दिए जा रहे। जी, उनसे इस्तीफे नहीं जा रहे। अगर नेशनल असेंबली से हो तो तब मैं पूछ रहा हूँ क्या इम्पैक्ट है उसका? हाँ, उसका तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो सिर्फ वजीर आजम और हुकूमत पे होता है ना, कि अगर नेशनल असेंबली में अगर वो मेंबर ही ना हो वहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो तो मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज, तो वो नेशनल असेंबली तो नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती ना जी। ठीक है। अच्छा, इरफान कादिर साहब ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि आप माहिर हैं कानून के और इस पर एक अच्छी ग्रिप रखते हैं, ये बताइए कि अपोजिशन इस वक्त कितनी सॉलिड लीगल ग्राउंड्स पे खड़ी है कि वो हुकूमत को घर भेज सके? हाँ, देखें, अगर बहुत सारे इस्तीफे चले जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उतनी सीटों पे तो फिर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, बाय इलेक्शन। और क्या इन हालात में हुकूमत जो है उस पोजीशन में है कि वो इलेक्शंस करा सके? और वो अगर इलेक्शंस नहीं करा सकेंगे तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चल रहा है? और पाकिस्तान में जब मुल्क जो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा होता तो उसमें क्या क्या तरीके होते हैं हुकूमत चेंज करने के? तो एक तो जैसे मैंने कहा कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो तो एक तरीका है जिसमें कि फिर केयर टेकर सेटअप आएगा। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस नहीं आता लेकिन
बहुत सारे मेंबरान जो है वो इस्तीफा दे जाते हैं और एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है, और फिर अभी इलेक्शंस होने हैं और हुकूमत इलेक्शंस कराने के भी काबिल अगर नहीं रहती या कराना नहीं चाहती, तो फिर हुकूमत का जो एक आईनी जवाब है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और जब वो कमज़ोर पड़ता है तो फिर हमने देखा है कि जुडिशरी के फैसले भी आते हैं, और फिर हमने देखा है कि थर्ड फोर्स जो है उसको भी कई दफ़ा आना पड़ता है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, और उस दौरानिए में एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाती है, और ये मामला भी अदालत में जाता है और अदालत इसको जस्टिफाई कर देती है ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉ ऑफ नेसेसिटी या फिर सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स, जैसे कि जफर अली शाह केस में किया था। तो ये चूंकि जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं और ये तरीके भी जो है अदालतों के फैसले के मुताबिक आईनी का आ गया इनको, तो ये तरीका कार जो है ये भी बुरे कार लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल हैं ये। इनका कहना ये था कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना बहुत आसान नहीं होगा, इसके लिए अपोजिशन को दिल और जिगर अपना गुर्दे जो है वो बड़े करने पड़ेंगे और तमाम के तमाम को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा और यकीनन उन तमाम को इस्तीफ़े सबमिट कराने होंगे स्पीकर कौमी असम्बली को, ना कि मौलाना फजल रहमान या किसी और को। बहरहाल PDM जो है वो मुतहरिक है, उसका कहना यह है कि हमने 13 तारीख को लाहौर में जलसा करना है और बड़ा जलसा करना है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि जलसा कितना कामयाब हुआ है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।